चंद्र कबीले के इस आदमी को शाही जूनियर के बारे में काफी सारी जानकारी उसके कबीले वालों से मिल गई थी, जिस कारण उन्हें उसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। इतने दिन तक इंतजार करने के बाद भी चिरंजीवी कबीले वाले ने शाही जूनियर से मिलने की कोशिश कर ही ली। उस आदमी ने कहा क्योंकि अब उसके मिशन को पूरा करने का समय नजदीक आ गया था। चंद्र कबीले के उस आदमी ने अपने गिटार के बैग में रखी अदृश्य तलवार को थपथपाया। आज उसके पास सबसे लाजवाब अदृश्य उड़ती तलवार थी और उसके अलावा उसके पास कुछ खजांची तिलिस्म भी थे जो उसे उसके कबीले वालों ने दिए थे। इसीलिए अब शाही जूनियर का काम तमाम करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल बचा था। जल्द ही वो अमित अपार्टमेंट के 19वें फ्लोर पर पहुंच गया। आज वो मन ही मन बहुत खुश था क्योंकि उसके इतने दिन की मेहनत सफल होने वाली थी। उसने जिस बात का इतने दिनों से इंतजार किया था, अब वो घड़ी कुछ ही पलों में उसके सामने आने वाली थी। आज वो अपना मिशन पूरा करके खुद को काबिल लोगों की श्रेणी में डाल सकता था और कई सारे इनामों के साथ अपनी कीमत भी बढ़ा सकता था। इसीलिए उसके अंदर आज डर का नामो निशान भी नहीं था। बिना छुपे ही वो शाही जूनियर के घर की तरफ एक आम गुजरने वाली व्यक्ति की तरह चलने लगा। वो पूरी तरह से विश्वास से भरा हुआ था और पूरी शान से इस कत्ल को अंजाम देना चाहता था। रास्ते में चलते हुए उसने अपनी पीठ पर टंगा गिटार का कवर उतार कर आगे कर लिया, जिसके अंदर गिटार का केस रखा हुआ था और उसके अंदर थी महान अदृश्य तलवार। उसने अदृश्य तलवार को पकड़ लिया और अपना बैग वापस टांग लिया। अपना सिर ऊपर करके और अपनी सांस पर काबू करके उसने अपनी कुंडलिनी को एक्टिवेट कर लिया और अपने पैरों में जमा कर लिया। उसने ऐसा प्लान बनाया था कि जैसे ही वो अपने निशाने के पास पहुंचेगा, वो अपने सबसे ताकतवर तलवार हमले से उसका काम तमाम कर देगा। तभी अचानक भारी पैरों की आवाज सुनाई दी। चंद्र कबीले वाले ने सिर उठाकर देखा तो एक लड़का बड़ा डिब्बा लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये डिब्बा इतना भारी था कि उस लड़के का आधा सिर उसमें ढक गया था। ये एक आम इंसान था। उसके अंदर से किसी जादूगर की ताकत महसूस नहीं हो रही थी। शायद वो इसी अपार्टमेंट में कहीं रहता था। चंद्र कबीले वाले ने अपना ध्यान भटकने नहीं दिया और एक तरफ खिसक गया। अभी के लिए उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ शाही जूनियर पर टिकी हुई थी, इसीलिए अभी वो किसी दूसरी परेशानी में पड़ना नहीं चाहता था। डिब्बा लिए हुए लड़का उस आदमी के एकदम करीब से गुजरा, जबकि चंद्र कबीले वाला आदमी अभी भी अपना ध्यान शाही जूनियर के घर की ओर लगाया था। करीब 5 या 6 मिनट चलने के बाद उस आदमी के पीछे खड़े लड़के ने गहरी सांस ली और उसका पूरा चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। उसने अपना डिब्बा नीचे रख दिया। चंद्र कबीले वाले ने उस लड़के की तरफ ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि शाही जूनियर ठीक उसके सामने सोफे पर बैठी थी और अपनी कुंडलिनी की ताकत रिकवर होने का इंतजार कर रही थी। शाही जूनियर पूरी तरह से तैयारी के बिना दिख रही थी। ये मौका शायद इस आदमी के लिए सबसे बेहतर था। ये देखकर चंद्र कबीले वाले की आंखों में चमक आ गई। उसने अदृश्य तलवार को कसकर पकड़ लिया और गिटार के कवर को एक तरफ फेंक दिया। अब उसके अंदर खून की प्यास जाग गई थी। अब बस उसे अपने पैरों में कुंडलिनी की शक्ति का विस्फोट होने का इंतजार करना था और वो शाही जूनियर पर अपना सबसे बेहतर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन उसने ध्यान भी नहीं दिया कि डिब्बा लेकर निकले उस लड़के ने कई सारी बंदिशों का इस्तेमाल कर लिया था और धीमे धीमे मंत्र पढ़ रहा था। जब तक चंद्र कबीले वाले की नजर उस पर पड़ी, वो बहुत जोर से चिल्लाया, मन मस्त फकीरी धारी है। उसकी आवाज चारों ओर गूंजने लगी। चंद्र कबीले के आदमी को समझ नहीं आया कि असल में ये सब चल क्या रहा था, लेकिन अब उसे हल्का हल्का शक बढ़ने लगा था। लेकिन इसी समय अदृश्य तलवार सुनहरी होकर चमकने लगी और उसके हाथों में कांपने लगी। तलवार के अंदर से एक ताकतवर ऊर्जा निकलने लगी और वो उसकी पकड़ से आजाद होने की कोशिश करने लगी। अचानक ही तलवार की इस ताकतवर ऊर्जा के कारण चंद्र कबीले का आदमी तलवार के साथ ही जमीन पर घिसटने लगा। बड़ी मुश्किल से अपने पैरों में इकट्ठा हुए कुंडलिनी की ताकत का इस्तेमाल करके वो खुद को रोक पाया। लेकिन जब उसे कुछ गड़बड़ समझ आ गई तो उसने अपनी पकड़ से अदृश्य तलवार को आजाद कर दिया। इसी समय उसने उस लड़के को देखा जो भी हाल ही में उसके सामने से निकला था।
जब से इस लड़के ने जादुई मंत्र पढ़ा तब से सब कुछ बदलने लगा था। अभी उसने जो देखा था वो उसके लिए अंदर तक कपा देने वाला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ही हालत हो जाएगी। इसके बाद उसने देखा कि वो लड़का अपना हाथ अपने सीने की तरफ ले जा रहा है और एक तलवार नियंत्रण की तैयारी हो रही है। वो अपने एक हाथ से कुछ और व दूसरे हाथ से कुछ और करने के जुगाड़ में था। बीच हवा में अदृश्य तलवार को देखना असंभव हो गया था, लेकिन उसकी सुनहरी रोशनी अभी भी देखी जा सकती थी। तभी तलवार की चमक और बढ़ी और तलवार चंद्र कबीले के आदमी की तरफ बढ़ने लगी। तलवार नियंत्रण कला, रैंक 4 का जादूगर। दूसरी तरफ से चंद्र कबीले के जादूगर ने कहा वो जानता था कि रैंक का जादूगर ही जिसने अपनी कुंडलिनी की असली ताकत पर काबू पा लिया हो वही उड़ती तलवार पर काबू पा सकता था। लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी कम उम्र में कोई रैंक 4 का जादूगर कैसे हो सकता था। इसके अलावा जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती थी वो ये थी कि अभी तक जो तलवार उसके हाथ में थी वो असल में इस लड़के की तलवार थी। अब शायद चंद्र कबीले के इस आदमी के बने बनाए प्लान पर पानी फिरने वाला था। इतने सारे ख्याल बस कुछ सेकंड में ही उसके दिमाग में दौड़ रहे थे। इतनी ही देर में छोटी सी एक तलवार जिसे उसने अदृश्य तलवार समझ लिया था उसके सीने में आकर घुस गई। न ही वो इससे बच पाया न ही इसे रोक पाया, क्योंकि तलवार इतनी तेज थी कि उसके आगे किसी की रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं था। इसके पहले कि राज अपना मंत्र भी पूरा कर पाता उसके पहले ही वो तलवार अपने निशाने पर जाकर लग चुकी थी। चारों ओर खून के फव्वारे फूटने लगे थे और जमीन पर खून ही खून फैल गया था। उस छोटी सी तलवार ने उसके शरीर को बीच में से काट दिया था। एक ही हमले में उस चंद्र कबीले के आदमी की ज्यादातर पसलियां कट गई थी और उसके आंतरिक अंग भी बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस तरह रैंक 2 के जादूगर के कटे शरीर के साथ उड़ती तलवार के हमले को झेलना नामुमकिन था। इसीलिए अब चंद्र कबीले वाले ने अपने घुटनों पर आकर हार मान लेना ही सही समझा। सीनियर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ सीनियर, मुझे जाने दीजिए, उसने कहा। जबकि राज एकदम शांत खड़ा था और उसे सामने वाले के रोने धोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके सामने गिड़गिड़ाने वाला आदमी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था और वो कलंदर से कुछ कम नहीं था। इसीलिए राज को थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत थी। उसने अपने बाएं हाथ से उड़ती तलवार से संपर्क साध कर रखा, जबकि उसने दाएं हाथ की उंगलियों से तलवार को 4 बार चलाया। उड़ती तलवार उसके सीने से निकल गई, जिससे खून की एक बड़ी सी धार उछल पड़ी। इसके बाद उड़ती तलवार ने उसे 4 जगह से काट दिया। चंद्र कबीले का आदमी चिल्लाता रहा, लेकिन अब वो पूरी तरह से बेबस था। उसके पास बचने का कोई तरीका नहीं था। वापस आओ, राज ने कहा और उड़ती तलवार हवा में ही वापस आकर तैरने लगी। राज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और तलवार उसके हाथ में आकर बैठ गई। तलवार नियंत्रण कला फकीर की अधूरी कला थी, इसीलिए जब राज चंद्र कबीले के इस आदमी के बगल से गुजर रहा था तो उसने पहले ही जांच लिया था कि उड़ती तलवार में तलवार नियंत्रण कला की छाप मौजूद है या नहीं। यदि ऐसा नहीं होता तो राज अभी भी इस कला का इस्तेमाल नहीं कर पाता। ऐसे में राज को अपने बचे हुए दोनों तलवार तिलिस्म का इस्तेमाल करना पड़ता। हालांकि राज को पूरा विश्वास तक नहीं था कि वो 2 तलवार तिलिस्म से इस आदमी का काम तमाम कर पाएगा, क्योंकि उसे जहर का असर होने के बावजूद भी कलंदर पर 3 तलवार तिलिस्म का इस्तेमाल करना पड़ा था। लेकिन यहाँ राज की किस्मत अच्छी थी कि उड़ती तलवार में तलवार नियंत्रण की छाप मौजूद थी। इसके अलावा मन मस्त फकीरी धारी हैं इस नियंत्रण कला को एक्टिवेट करने का मंत्र था, क्योंकि ये तलवार फकीर की थी जो हमेशा मेडिटेशन करते रहते थे या जो काफी लंबे समय से शांत थे, लेकिन उनके मन में अभी भी शोर करने का जज्बा बाकी था। इसीलिए उन्होंने अपनी तलवार पर ऐसा जोशीला मंत्र रखा था। राज जानता था कि फकीर ने तलवार में जितनी भी ऊर्जा डाली थी वो सारी खत्म हो चुकी थी, लेकिन राज को तलवार काबू करने का तरीका याद था। किसी भी आदमी को कई मीलों दूर से मार पाने की काबिलियत ही अपने आप में कमाल थी। राज ने कई मूवीज में देखा था कि थोड़े अजीबोगरीब एक्शन करके अपनी ताकत को और बढ़ चढ़कर बताया जा सकता था। असल में राज अभी भी रैंक 4 का जादूगर नहीं हुआ था, लेकिन फकीर ने राज को इस तलवार का मालिक बनाकर भेजा था।
इसीलिए वो इस तलवार को काबू कर सकता था। लेकिन ये बात चंद्र कबीले के आदमी को पता नहीं थी, इसलिए उसके सामने अपनी ताकत का नमूना दिखाकर उसे डराना राज को सबसे बेहतर चाल लगी थी। इतने में शाही जूनियर भी सोफे से उठ गई और चंद्र कबीले के आदमी के पास आई। बोलो, कौन हो तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे? उसने पूछा। उसे अंदर से बहुत मन था कि वो इस आदमी को अभी के अभी मौत के घाट उतार दे, लेकिन उसमें न तो अभी इतनी ताकत थी, न ही वो इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला लेना चाहती थी। उसे तो लगा था कि यह आदमी भी चिरंजीवी कबीले के साथ था, लेकिन उसका ये शक दूर हो गया था, क्योंकि चिरंजीवी कबीले वाले उसे जिंदा पकड़ना चाहते थे, जबकि यह आदमी उसका कत्ल ही करने आया था। आखिर इन सब बातों का कनेक्शन कहां जुड़ने वाला था? क्या राज किसी नए सफर पर चलने वाला है? शाही जूनियर की बात सुनकर चंद्र कबीले का आदमी जोर जोर से हंसने लगा और उसने कोई भी जवाब देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अगर तुम मेरा नाम जानते हो, इसका मतलब है कि तुम मेरे बारे में भी काफी कुछ जानते हो। भले ही तुम मेरी बात का जवाब ना दो, लेकिन मुझे तुम्हें बस शाही कबीले तक ले जाने की जरूरत है और तुम सारी सच्चाई खुद ब खुद बता दोगे। वहां ऐसे कई सारे तरीके हैं जिनकी मदद से तुम सच्चाई उगल दोगे। अगर ऐसे में तुम मर भी गए तो हमारे पास तुम्हारी आत्मा निकालने के भी तरीके हैं। फिर हम तुम्हारी आत्मा से ही सारे सवालों के जवाब निकाल लेंगे। शाही जूनियर ने सख्त होते हुए कहा। असल में ये कोई धमकी नहीं थी। शाही कबीला बहुत ही पुराना कबीला था, इसीलिए उनके पास ऐसी कई विधियां थी जिनसे बड़े से बड़ा 30 मार खा डरता था। शाही जूनियर की बात सुनकर चंद्र कबीले वाले आदमी को थोड़ा अजीब लगने लगा। उसे शाही कबीले की ताकत और उनके तरीकों के बारे में काफी अच्छे से पता था, लेकिन अभी भी वो सकुचा रहा था। उसे 4 जगह से काट दिया गया था और ऐसे में अगर वो चंद्र कबीले के बारे में कोई भी जानकारी देता है तो भले ही शाही जूनियर उसे छोड़ दे, लेकिन उसके चंद्र कबीले के लोग उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले थे। चंद्र कबीले वाले आदमी के पास इस सब का बिल्कुल साफ अंजाम था। उसकी मौत पूरी तरह से तय थी। शाही जूनियर ने चंद्र कबीले वाले आदमी के मन की उलझन को समझ लिया। तुम जो भी जानते हो चुपचाप बोल दो। अगर तुम अभी बोल पड़े तो मैं तुम्हें आसान मौत दूंगी, शाही जूनियर ने कहा। जादुई दुनिया में मौत भी अलग अलग तरह की थी, जिसमें एक तो आसान मौत थी और दूसरी थी दर्द से तड़पती हुई बेरहम मौत। इन दोनों में ही नतीजा तो मौत ही था, लेकिन दोनों के तरीके बिल्कुल ही अलग थे। इसे किसी ने तो भेजा ही होगा, है ना? और इसका सीधा सीधा संबंध चिरंजीवी कबीले से जाकर मिलता है, जैसे चिरंजीवी कबीले के उन अंकल को किसी ने भेजा था। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो अभी तक तुम्हारे मरने की खबर चारों तरफ फैल गई होती। अब अगर यह आदमी तुम्हें मारने आया था तो तुम्हारे कत्ल का इल्जाम चिरंजीवी कबीले वालों पर ही आता। राज ने उड़ती तलवार को हाथ में लिए हुए शाही जूनियर से कहा। राज जानता था कि अगर धोखे से भी शाही जूनियर के मरने या घायल होने की खबर दुनिया में फैलती तो शाही शेर इस बात का बदला लेने के लिए चिरंजीवी कबीले की तरफ जरूर जाता। राज को लग रहा था कि चंद्र कबीले वालों को भी चिरंजीवी कबीले वालों से कोई ना कोई दुश्मनी तो जरूर थी, क्योंकि चंद्र कबीले वाले भी शाही जूनियर को मारने ही आए थे और इसका पूरा शक चिरंजीवी कबीले पर ही जाता, क्योंकि शाही कबीले ने चिरंजीवी कबीले वालों से ही दुश्मनी मोल ली थी। इस लड़ाई का पूरा फायदा कहीं ना कहीं चंद्र कबीले वालों को ही होने वाला था। राज को दाल में कुछ काला समझ आ रहा था। उसने पूरी कहानी में एक अलग ही ढंग के तार जोड़ लिए थे। राज की बात सुनकर चंद्र कबीले वाले आदमी के चेहरे के भाव ही बदल गए। लगता है तुमने पूरी कहानी को बड़े ही अच्छे ढंग से सुलझा लिया है, शाही जूनियर ने एक छोटी सी छुरी निकालते हुए कहा। थोड़ा आराम करने के कारण शाही जूनियर के पास कुछ ताकत जुट गई थी। मैं तुमसे आखिरी बार पूछती हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आए हो और तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? शाही जूनियर ने छुरी को चंद्र कबीले वाले के पास लाते हुए कहा। जैसे ही शाही जूनियर ने चंद्र कबीले वालों को छुरी दिखाई, वो जोर जोर से हंसने लगा।
अचानक ही उसने अपने मुंह से एक तिलिस्मी कागज निकाला, जिसके बाद तिलिस्म हवा में चमकने लगा और खून से लथपथ एक लाल रंग की तलवार में बदल गया। उसमें से निकलने वाली खून की गंध चारों तरफ फैल गई और वो तलवार शाही जूनियर के सिर पर मंडराने लगी। ये वही तिलिस्म था जो चंद्र कबीले वालों ने खास तौर से शाही जूनियर को मारने के लिए ही इस आदमी को दिया था। वो काफी देर से शाही जूनियर के करीब आने का इंतजार कर रहा था ताकि वो अपने तिलिस्म का इस्तेमाल कर पाए। हालांकि शाही जूनियर भी पहले से ही तैयार थी। जैसे जैसे उस बड़ी तलवार में से छोटी छोटी तलवारें निकलना शुरू हुई, शाही जूनियर ने अपनी छुरी की मदद से सभी तलवारों को रोक लिया। मुझे तो पहले ही मालूम था कि तुम्हारे पास अभी भी कोई ना कोई आखिरी हमला बचा हुआ है, शाही जूनियर ने कहा। जैसे ही सारी छोटी तलवारें ध्वस्त हो गई तो चंद्र कबीले वाले के चेहरे पर एक अलग ही खुशी फैल गई। वो जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर शाही जूनियर ने अपनी बाहें ऊपर कर ली। उसे कुछ गड़बड़ समझ आने लगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी छुरी को उस आदमी के सिर में घुसा दिया, लेकिन जब तक वो छुरी सिर के अंदर जाती उतने में ही कुछ अजीब हुआ। इस बार वो आदमी और भी जोर जोर से हंसने लगा। इतने में ही उसके तबाह हुई छोटी तलवारें खून की लंबी धार के तौर पर उसके शरीर से जुड़ने लगी। उस आदमी की पूरी शक्ति अब खून के रंग की तलवार में मिल गई थी, जिसमें टुकड़ों में टूटी हुई तलवार वापस जुड़ गई और एक ही झटके में सीधा शाही जूनियर के पास पहुंच गई। एक ही पल में कहानी बदल चुकी थी, लेकिन अभी भी शाही जूनियर अपनी छुरी से अपना बचाव कर सकती थी। खूनी तलवार का हमला हुआ। शाही जूनियर ने खुद को बचाया, लेकिन इस बार ये तलवार बहुत ज्यादा तेज और खूंखार हो गई थी। भले ही शाही जूनियर ने इसका हमला रोक लिया था, लेकिन हमले के कारण वो कई कदम पीछे की तरफ चली गई थी। शैतानी खूनी कबीले की खुफिया टेक्निक, खूनी तलवार। जल्द ही शाही जूनियर इस हमले को पहचान गई। शैतानी खूनी कबीला काफी समय से पहले नष्ट कर दिया गया था। इसके सभी लोग खून को ताकत के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ये खून से ही अपनी तलवारों को बनाते थे। ऐसी एक एक तलवार बनाने में कई कई लोगों की कुर्बानी दी जाती थी। शैतानी खूनी कबीले वाले अपनी खूनी तलवारों की रैंक बढ़ाने के लिए भी कई कई लोगों को मौत के घाट उतार देते थे। आखिरकार लोगों पर जब इस कबीले का जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इस कबीले को नष्ट कर दिया गया। उसके सारे वारिसों को मिटा दिया गया और उनकी सारी शैतानी खुफिया टेक्निक को बर्बाद कर दिया गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि शैतानी खूनी कबीले की खूनी तलवार टेक्निक अभी भी मौजूद होगी। असल में चंद्र कबीले के आदमी ने जिस तिलिस्म का इस्तेमाल किया था, उसके अंदर खूनी तलवार टेक्निक के कुछ अंश मौजूद थे। जब तक इस टेक्निक में सही मात्रा में खून नहीं मिलता था, तब तक इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। और फिलहाल चंद्र कबीले वाले का बहुत सारा खून निकल चुका था, इसीलिए वो बस अपने तिलिस्म को खुद से जोड़ने का इंतजार कर रहा था और ये मौका उसे काफी बेहतर ढंग से मिल गया था। अब मरो, तुम सबके सब मरो, चंद्र कबीले के आदमी ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा। लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे पतला और कमजोर होता जा रहा था। शाही जूनियर और खूनी तलवार की हर एक टक्कर के बाद खूनी तलवार चंद्र कबीले के आदमी के अंदर से खून और आत्मा की सारी ताकत अपने हर जाने की भरपाई के तौर पर कर रही थी। हर बार जब जब खून खींचने का काम तलवार करती, तब तब चंद्र कबीले के आदमी का और भी दर्द बढ़ता, लेकिन तलवार और भी ज्यादा खून सोखती ताकि वो और ताकतवर बन सके। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद पहले ही घायल शाही जूनियर ज्यादा समय तक टिक पाने में कामयाब नहीं हो सकती थी। मरो मरो, चंद्र कबीले का आदमी पागलों की तरह चिल्ला रहा था। ये पूरी तरीके से जिंदगी के बदले जिंदगी का सौदा था। ये सब कुछ बस इस पर निर्भर था कि या तो चंद्र कबीले वाले का पूरा खून और उसकी आत्मा सोख ली जाती, या उसके पहले ही खूनी तलवार से शाही जूनियर का खात्मा हो जाता। शाही जूनियर पर एक साथ 7 बार हमला हुआ, जिससे वो लगातार बचती गई। इतनी भयानक लड़ाई के चलते वो अपनी अंदरूनी जख्मों को काबू नहीं कर पा रही थी, जिससे उसका चेहरा
पीला पड़ गया था। आखिरकार जब तलवार का 8वां हमला हुआ, शाही जूनियर के हाथ से उसकी छुरी निकल गई। मैं जीत गया शाही जूनियर, चंद्र कबीले के आदमी ने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा। उसने अपने शरीर का पूरा खून खूनी तलवार को दे दिया, जिससे तलवार काफी लंबी हो गई। वो जानता था कि शाही जूनियर को मारने के बाद उसके पास कम से कम जीने की एक उम्मीद होगी। भले ही उसे अपनी जिंदगी लंगड़ों की तरह बितानी पड़े, लेकिन उसके सारे घाव कबीले में मिलने वाले इनाम से भर जाएंगे। लेकिन ये सब शाही जूनियर की मौत से जुड़ा हुआ था। चंद्र कबीले के आदमी के चेहरे पर फिलहाल बहुत ही भयानक एक्सप्रेशन थे। उसके अंदर उम्मीद की एक लौ भड़कने लगी थी। शाही जूनियर पीली पड़ चुकी थी और वो बस खूनी तलवार के सामने खड़ी हो सकती थी, क्योंकि वो कुछ भी करने के काबिल नहीं बची थी। तभी एक काली उड़ती तलवार रोशनी में चमकती हुई आई और चंद्र कबीले के आदमी के सिर को धड़ से अलग करती हुई निकल गई। उसकी सारी ताकत पहले ही खूनी तलवार ने सोख ली थी। इसी कारण जैसे ही उसका सिर अलग हुआ, तलवार को ताकत मिलना भी बंद हो गया। चंद्र कबीले के आदमी के चेहरे पर आखिरी पलों में मुस्कान थी, इसीलिए मरने के बाद भी उसका चेहरा मुस्कुराता रहा। यह हमला और किसी ने नहीं बल्कि राज ने ही किया था। उसने चंद्र कबीले के आदमी का एक ही झटके में काम तमाम कर दिया था। जादूगरों के पास अपनों की जान बचाने के कई सारे तरीके मौजूद थे। मिस्टी ने राज से पहले ही कहा था कि कभी भी किसी को मारने के मामले में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, वरना जादूगर किसी भी पल जिंदा बच सकते हैं। इसीलिए राज ने इस बार भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी। भले ही उसने चंद्र कबीले वाले के हाथ पैर काट दिए थे, लेकिन उसने कभी हमला करने से अपना ध्यान नहीं हटाया था। खूनी तलवार का तिलिस्म खत्म हो चुका था। उसका मालिक मौत के घाट उतर चुका था। शुक्रिया, शाही जूनियर ने धीमी आवाज में कहा। अब वो दोबारा राज की एहसानमंद हो गई थी। कोई बात नहीं, राज ने बड़े ही आम तरीके से जवाब देकर कहा। इसी के साथ उसने एक गहरी सांस ली। शाही जूनियर ने अपनी छुरी उठाई और लाश के पास चली गई। इसको पहचानने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है। इसकी आत्मा नष्ट हो चुकी है। अब इसे पहचान पाना बहुत ही कठिन है, शाही जूनियर ने निराश होकर कहा। इसकी पहचान पता लगाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। राज के दिमाग में एक प्लान पहले से मौजूद था, जिसकी लिंक उड़ती तलवार से जुड़ी थी। राज ने काफी पहले ही इस आदमी की सच्चाई जानने का एक तरीका ढूंढ निकाला था, लेकिन इसके पहले कि वो कुछ भी कर पाता, बात हाथ से निकल चुकी थी, जिस कारण राज को फिर से एक कत्ल करना पड़ा था। लेकिन इसके पहले उनके सामने एक छोटी सी चुनौती थी। आखिर वो चुनौती क्या थी? क्या राज इस सब के पीछे का रहस्य सुलझा पाएगा?